मैसेज आया है कि आपके श्रीमान जी ने ये मैसेज भिजवाया है कि अगर एफआईआर करेगी तो 10 साल लटकाऊंगा। श्रीमान जी लॉ ग्रेजुएट हैं, वो भली भांति जानते हैं कि बातों को किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, साथ ही में राजनेता भी हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं इस तरह की सिचुएशन में आई कि मुझे एफआईआर वापस लेने लगी, मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि मैं किसी की रोजी रोटी पे लात मारना ये मेरे संस्कार नहीं है। किसी ने कुछ हासिल किया है तो अपनी मेहनत से हासिल किया है, जैसे मैंने किया है, जैसे श्रीमान जी ने किया है। मैंने एफआईआर वापस ले ली। उस वक्त मेरे एक मीडिया बाइट आई थी जहां पे मैंने ये कहा था कि मैं मेंटल पीस को प्रायोरिटी देती हूं और मैं इस तूफान को अभी हैंडल नहीं कर सकती। श्रीमान जी ने मैसेज भिजवाया था कि 10 साल तक डिवोर्स में लटकाऊंगा अगर एफआईआर करेगी, मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूं। मैं आप सभी को बता दूं, शादी के 1 साल तक हम लोग डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसीलिए हम लोग लीगल सेपरेशन नाम का एक शब्द है जिसको हम अप्लाई करते हैं। ये बात वहां से मेरे दिमाग में डाली गई कि म्यूचुअल सेपरेशन के लिए मैं रेडी हूं, अपना सहयोग दूंगा और हम इस चीज से आराम से भली भांति अलग हो जाएंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए था, क्योंकि वहां से एफआईआर की तलवार उनके ऊपर से हट गई थी और अब आगे जो उन्होंने किया वो किया शांत रहने का काम। मीडिया में 2 दिन बाद ही एक न्यूज आई थी कि अब आया है, श्रीमान जी की स्टेटमेंट आई है और वो स्टेटमेंट ये थी कि ओशन भी मुझे मेंटल टॉर्चर करती है। आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा अखबारों में। ओशन मुझे मेंटल टॉर्चर करती है, मेरे परिवार पे दबाव बनाती है और मुझे मेंटली भी परेशान करती है, लेकिन मैं अभी भी ये पारिवारिक मामला है और इसे मनाने में लगा हुआ हूँ, सुलझाने में लगा हुआ हूँ। इस दौरान में जब मेरी श्रीमान जी से बात हुई, जब वो मुझसे बात करने आए, तो जब मैंने पूछा कि क्या वो स्टेटमेंट आपने दी है, तो वो साफ मुकर गए इस बात से। वो कहते हैं कि मीडिया वाले झूठ कह रहे हैं। मैंने मीडिया को ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे, इंडियन एक्सप्रेस तक, ट्रिब्यून तक और जितने भी रीजनल पेपर्स थे, दिव्य हिमाचल, पंजाब केसरी, सब में ये बात आई थी कि विशाल नेहरिया की स्टेटमेंट आई है कि ओशन भी मेरे पे दबाव बनाती है। तो जब मैंने इस बात को पूछा कि आपने ये स्टेटमेंट दी थी, तो वहां पे वो मुकर गए, कहते हैं मीडिया झूठ बोलती है, मीडिया ने इस तरह से किया है। तो मैंने ये कहा, अगर आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सच बोल रहे हैं तो आपको मीडिया को डिफेमेशन नोटिस देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने गलत किया है तो गलत को गलत बोलना चाहिए। पर वो नोटिस आज तक नहीं गया और वो नोटिस कभी जाएगा भी नहीं। क्यों जाएगा? क्योंकि श्रीमान जी का झूठ वहां पे पकड़ा गया। मेरा केस जुलाई में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धर्मशाला में लगा था और उसके बाद से उसकी प्रोसीडिंग्स होती रही। मीडिएशन की डेट जो है वहां पे पड़ती रही। मीडिएशन में भी जनाब जो है वो फुली टैक्टिक्स जो उनके हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स, वो यूज कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उन्होंने पूरी कोशिशें की। मेरे 2 वकील के सामने उनके 6 वकील, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो रिसोर्सेज भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। वहां पे उन्होंने ये चीज ठान ली थी कि मैं इसको डिवोर्स नहीं दूंगा। मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि बकरी है, जाएगी कहां तक, कसाई की तलवार से कब तक बचेगी। लीगल सेपरेशन में जब मीडिएशन हुई, मीडिएशन फेल हो गई, उसके बाद इन्होंने जो डिलेइंग टैक्ट्स अपनाया वो ये अपनाया कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो केस ही हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, एक एप्लीकेशन लगा के। मेरे पेरेंट्स, हम बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हम लोग कोर्ट आते थे तो श्रीमान जी कोर्ट भी नहीं आते थे, इनकी जगह इनके एडवोकेट्स आ रहे हैं। फुल ऑन हैरेसमेंट चली हुई है, वहां कोर्ट में भी चली हुई है। मेरी मम्मी, मेरे पिताजी सब खड़े हुए हैं लाइन में। मेरी मम्मी हाथ जोड़ के बोल रही है, जज को भी कह रही है कि सर आप सुन लीजिए, ये तंग कर रहा है, पीछे से स्टॉकिंग कर रहा है। मैं हिपा में रही ट्रेनिंग में, मुझे इतना परेशान किया गया, हिपा में घुसने की कोशिश की गई, मुझे ढली चौक में कंप्लेंट करनी पड़ी पुलिस स्टेशन में। मैं अपने ट्रिप पे गई थी राजस्थान, वहां पे भी इन्होंने मेरे को फोन करके आधी रात को अननोन नंबर से ड्रिंक की हुई हालत में गाली गलौज किया मुझे, मेरी मदर के लिए इतनी गंदी बातें बोली। कॉल्स, मैसेजेस, स्टॉकिंग। जब मैं शिमला से धर्मशाला आ रही थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए,
तो मीडिएशन के वक्त भी ये क्या करते थे, ये स्टॉक कर लेते थे कि मेरी गाड़ी, कौन सी गाड़ी में मैं जा रही हूँ। और ये मुझे इन्होंने 2-3 बार हमीरपुर में रोका, मेरी गाड़ी के एकदम आगे आ गए और मैं एक्सीडेंट होने से बची। छोटी सी गाड़ी थी, कोई सुजुकी, उसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो इस प्रकार की हरकतें करता पाया गया है। द थिंग इज, जिस प्रकार महाशय को अपनी लाइफ में डिग्निटी के साथ रहने का हक है, उसी प्रकार मुझे भी मेरी छोटी सी नौकरी में डिग्निटी के साथ रहने का पूरा हक होना चाहिए। तो फिर मेरे पल्ले ये स्टॉकिंग क्यों, मेरे पल्ले ये हैरेसमेंट क्यों, मेरे पल्ले ये मेंटल एगनी क्यों? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी रिस्पेक्टफुली अपनी जॉब कर सकूं? जोगिंदर नगर में मेरी ट्रेनिंग थी, वहां पे भी इन्होंने घुसने की कोशिश करी। मैंने एएसपी कांगड़ा को तुरंत कंप्लेन करी। डीएसपी कांगड़ा ने इनको, जितनी मुझे रिपोर्ट आई, इन्होंने डीएसपी कांगड़ा ने इन्हें बुलाया, पुलिस में बोला हमने इनको बुलाया था, इनको समझा दिया है, वार्निंग दे दी है कि ये आपको जो है फॉलो नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, उस हिसाब से आप चिंता न कीजिए। 15 दिन जब तक विधानसभा थी तब तक माहौल शांत रहा और विधानसभा खत्म होने के बाद ही मैं हमीरपुर में थी। हमीरपुर में मेरी ट्रेनिंग चली हुई थी तकरीबन 1 महीना। तो अभी 1.5-2 हफ्ते पहले इन्होंने क्या किया कि ट्रांजिट का बहाना लेके ये सर्किट हाउस में हमीरपुर में रात को वहां पे आ गए। इनका पीए, इनका पीएसओ मेरी खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे। मतलब मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, ये देख लीजिए आप। खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे कि मैडम का रूम नंबर कौन सा है। जब उन दोनों ने देख लिया कि मैडम 103 कमरे में